हेलो, हाय, नमस्कार। लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं और वो है ब्रिक्स समिट, जो अभी कजान रूस में आयोजित हो रही है। ये 16वीं समिट है ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई और ब्रिक्स का विश्व की राजनीति में क्या महत्व है, इन तमाम चीजों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले देख लेते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स शब्द का पहली बार इस्तेमाल गोल्डमैन सैक्स ने 2001 में अपने ग्लोबल इकोनॉमिक्स पेपर द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स में किया था। एक व्यक्ति है जिम ओ नील। उस व्यक्ति ने, जो गोल्डमैन सैक्स के साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने सबसे पहले अपने इस पेपर में द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। एक औपचारिक समूह के रूप में ब्रिक की शुरुआत 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग, ये कहां पे है, ये रूस में है, में रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के साथ हुई थी। अब यहाँ पे बार बार शब्द आ रहा है ब्रिक। ब्रिक क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि शुरुआत में इसमें केवल 4 देश शामिल थे। तो 4 देश कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा था, इसके लिए बाद में इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। तो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ और कहां आयोजित हुआ। 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने का निर्णय लिया गया। कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका, जिससे बाद में ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स। शामिल करने का निर्णय लिया गया और दक्षिण अफ्रीका 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हो गया और इससे ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स। तो हमने देख लिया ब्रिक्स क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स के नए सदस्य देश, अब पहले ब्रिक्स था, अब बन गया ब्रिक्स प्लस। प्लस क्यों बना? क्योंकि इसमें 4 देश नए शामिल हो गए। 4 कौन कौन से हैं? 2023 में दक्षिण अफ्रीका में 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहां पे हुआ? जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में 15वां शिखर सम्मेलन हुआ और उसमें किस किस को नियंत्रण दिया गया? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। लेकिन इनमें से शामिल कौन कौन हुए? ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई। जनवरी 2024 में इनमें से 4 देश ब्रिक्स में शामिल हो गए और ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स प्लस। अर्जेंटीना, जिसके नए राष्ट्रपति जेवियर माइली पश्चिमी देशों के समर्थक हैं, इसलिए उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। एक और देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब को निमंत्रण दिया गया था ब्रिक्स में शामिल होने का, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ है, इसलिए केवल 4 सदस्य देश नए जुड़े हैं और कुल मिलाकर अब ब्रिक्स प्लस में कितने सदस्य देश हो गए? 9 सदस्य देश हैं। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखना है। पहला कि 4 सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो 15वें शिखर सम्मेलन में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरी चीज, 4 कौन कौन से नए देश जुड़े हुए हैं? तो इजिप्ट यानी मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। अब इनमें से जो 3 देश हैं, ईरान और मिस्र यानी इजिप्ट और यूएई, ये तीनों वेस्ट एशिया के देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं। तो इसमें वेस्ट एशिया को भी शामिल कर लिया गया है, मतलब इसका रणनीतिक जो महत्व है वो भी बढ़ गया है। अब है तीसरा ब्रिक्स, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है? 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक कजान रूस में आयोजित हो रहा है। 16वें शिखर सम्मेलन का विषय या इसका थीम
बहुत महत्वपूर्ण, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। बहुपक्षवाद का मतलब है मल्टीलैटरलिज्म। बहुपक्षवाद का विचार ये कहता है कि विश्व में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो सभी देशों के साथ विचार विमर्श करके उनकी सहमति से लिए जाने चाहिए। किसी एक देश या किसी बड़े महाद्वीप के कहने पर संपूर्ण विश्व का भविष्य निर्धारित करने वाले डिसीजन नहीं लिए जाने चाहिए। आप सब जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कुछ महाशक्तियां उभरी, जैसे सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप के कुछ बड़े देश। ये लोग मिलजुल के पूरे विश्व के लिए डिसीजन ले लेते थे। अब 21वीं शताब्दी में ये जो ब्रिक्स देश है, ये नई और इमर्जिंग इकोनॉमी है। ये जो परंपरागत विश्व व्यवस्था है उसको चुनौती दे रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों को साकार करते हुए कौन सा शब्द है? बहुपक्षवाद या मल्टीलैटरलिज्म, यानी पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले निर्णय पूरे देशों के, चाहे विकासशील हो या विकसित देश हो, सभी की सहमति से, सभी के साथ आम विचार विमर्श के बाद ही लिए जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस शिखर सम्मेलन में सभी 9 देशों के नेता भाग ले रहे हैं। एक ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा। लूला डिसिल्वा ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस समिट से जुड़े थे। बाकी जो 8 देश थे उनके राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, जैसे भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी गए, चाइना की तरफ से शी जिनपिंग, रशिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन, ब्रिक्स हो गए। फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से सिरिल रामाफोसा जो वहां के लीडर हैं, ये सब लोग। इजिप्ट की तरफ से वहां के प्रेसिडेंट। इस तरीके से सभी 9 देशों में से 8 देशों के सदस्य व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर इस समिट में शामिल हुए, जबकि एक सदस्य ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा स्वास्थ्य कारणों से वहां ट्रेवल नहीं कर सके और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस समिट में हिस्सा लिया। अब इस ब्रिक्स की समिट की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी व्यक्तिगत रूप से इस समिट में भाग ले रहे हैं। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में विश्व राजनीति में 2 बहुत बड़े विवाद चल रहे हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और गाजा विवाद। तो इन दोनों से जुड़े हुए पक्ष ब्रिक्स समिट में भाग ले रहे हैं, और उसी कारण इसके महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे इजराइल गाजा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें मुख्य पक्ष है ईरान और इजराइल के बीच में पूरी संभावना है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ सकता है। दोनों की तरफ से ऐसे भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। तो उन दोनों के मध्य शांति की राह तलाशने के लिए भी भारत सहित विश्व के प्रमुख देश ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे हैं और शांतिपूर्ण समझौता या किसी शांतिपूर्ण समझौते पर बढ़ने की ओर प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जो नए 4 देश शामिल हुए हैं उनके अलावा कुछ और देश हैं वो भी ब्रिक्स की सदस्यता लेना चाहते हैं, जैसे वियतनाम और तुर्की। ये दोनों देश ब्रिक्स के अभी तक औपचारिक रूप से सदस्य नहीं है, फिर भी इनके राष्ट्रपति ब्रिक्स की रूस में जो आयोजित हो रही है समिट उसमें भाग ले रहे हैं। इन दोनों के राष्ट्रपति यानी हाईएस्ट लेवल पे इनका प्रतिनिधित्व ब्रिक्स में हो रहा है, जबकि ये ब्रिक्स के अभी तक औपचारिक रूप से सदस्य नहीं है। ये देश चाहते हैं कि उनको ब्रिक्स में एज ए सदस्य शामिल किया जाए। ये ब्रिक्स के बढ़ते हुए महत्व का प्रतीक है। अब आगे देखते हैं ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स को क्यों बनाया गया। तो पहली चीज, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। उभरती अर्थव्यवस्था मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज। आर्थिक सहयोग, बहुपक्षवाद मैं आपको बता चुका हूं। बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल है उनमें से ज्यादातर देश क्या है, विकासशील देश हैं जो वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन सबको अपने विकास के लिए आपसी राजनीतिक और आर्थिक सहयोग करने की जरूरत है और उसी को एक मंच प्रदान करता है ब्रिक्स। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए आपसी निवेश और व्यापार को प्रोत्साहित करना। अब ब्रिक्स का महत्वपूर्ण काम यही है। ब्रिक्स जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, जो यूरोपीय देश हैं या फिर यूएसए हैं, उन सबको चुनौती दे रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका इन दोनों ने मिलकर
विश्व की अर्थव्यवस्था पर, विश्व की राजनीति पर, इन सब पे अपना प्रभुत्व जमा रखा है। और 21वीं सदी में उस प्रभुत्व को तोड़ने का काम, उसको चुनौती देने का काम ब्रिक्स के सदस्य देश कर रहे हैं। उसी दिशा में ब्रिक्स आगे बढ़ रहा है। तो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता कम करने के लिए आपसी निवेश और व्यापार को प्रोत्साहित करना, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सुधार का समर्थन करना। अब दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, एक तो है विश्व बैंक, एक विश्व बैंक है जिसका चेयरमैन हमेशा यूएसए का होता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा यूएसए का होता है। जैसे अभी विश्व बैंक का अध्यक्ष है श्री अजय बग्गा, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका के रहने वाले हैं। और जो आईएमएफ है, इसका चेयरमैन हमेशा यूरोप से होगा। ये दोनों संस्थाएं, इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके बाद में ये दोनों संस्थाएं अस्तित्व में आई और पूरे विश्व की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले निर्णय ये संस्थाएं लेती है, लेकिन इनमें विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अब ब्रिक्स के जो देश हैं वो चाहते हैं कि इन संस्थाओं का जो शासन का संरचना है, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, उसमें सुधार हो। और इन दोनों संस्थाओं की गतिविधियां विकासशील देशों को बहुत प्रभावित करती है, लेकिन इनके निर्णय ज्यादातर विकसित देश लेते हैं। जैसे जो विश्व बैंक है वो विकासशील देशों और कम आय वाले देशों को उनके विकास के लिए अनुदान देता है, ग्रांट देता है, ऋण देता है, लोन देता है। लेकिन लोन किन शर्तों पर दिया जाएगा ये विकसित देश तय करते हैं। आईएमएफ किसी देश में अगर कोई वित्तीय संकट आ जाता है या भुगतान संतुलन का संकट आ जाता है तो उसको लोन देने का काम, उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम आईएमएफ करता है। लेकिन आईएमएफ भी जब लोन देता है या फिर सहायता देता है तो उसमें काफी ऐसी शर्तें जोड़ देता है जो उस विकासशील देश की संप्रभुता को प्रभावित करती है। जैसे अभी श्रीलंका को लोन दिया था, श्रीलंका में आर्थिक संकट था, बांग्लादेश में आर्थिक संकट था, उसको लोन दिया, पाकिस्तान में आर्थिक संकट आया, उस समय भी आईएमएफ ने लोन दिया। ये विकासशील देश है, लेकिन इसमें आईएमएफ में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो कौन ले रहा है? विकसित देश ले रहे हैं। तो ब्रिक्स इन सभी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार चाहता है। फिर है विकासशील देशों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। इन सब संस्थाओं में डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो ले रहे हैं विकसित देश। डिसीजन किसके लिए लिए जा रहे हैं? विकासशील देशों के लिए। तो इस पूरे पैटर्न को चेंज करना चाहता है ब्रिक्स। फिर सदस्य देशों में नवाचार और सामाजिक प्रगति को बेहतर बनाने के लिए सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ये भी किसका उद्देश्य है? ब्रिक्स का। अब देख लेते हैं कि ब्रिक्स की शासन संरचना क्या है, मतलब कैसे चलता है। पहली चीज, ये एक इनफॉर्मल है इसकी शासन संरचना। इनफॉर्मल का मतलब इनका ना तो कोई स्थायी सेक्रेटेरिएट है, ना इनका कोई मुख्यालय है। ये रोटेटिंग होती है। जैसे पिछला जो शिखर सम्मेलन हुआ वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ, इस बार रशिया में हो रहा है, आगे ब्राजील में होगा। तो इनका कोई स्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है और ये कोई औपचारिक संगठन नहीं है, अनौपचारिक है। ये साल दर साल जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो मिलते रहते हैं और ब्रिक्स की दशा और दिशा तय करते रहते हैं। ये इनके सबसे महत्वपूर्ण चीज है वार्षिक शिखर सम्मेलन, एनुअल समिट होती है, मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय जहां राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख समूह के एजेंडे पर चर्चा करने और उसे निर्धारित करने के लिए सालाना एनुअल रूप से मिलते हैं, एनुअली। दूसरी चीज, ब्रिक्स की अध्यक्षता, जैसे इस साल रशिया या रूस ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, तो सदस्य देशों के बीच में सालाना बारी बारी से इनकी अध्यक्षता रोटेट होती रहती है। अध्यक्ष देश वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और उस वर्ष के लिए ब्रिक्स गतिविधियों का नेतृत्व करता है। जैसे रूस इस बार नेतृत्व कर रहा है। ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप, कार्य समूह, विभिन्न कार्य समूह व्यापार, स्वास्थ्य, वित्त, सुरक्षा जैसे विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो नेतृत्व को परिणामों की रिपोर्ट देते हैं। जैसे ब्रिक्स का 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक इसकी अध्यक्षता चलती रहती है। तो एक साल में जो भी गतिविधियां होगी, जो भी वर्किंग ग्रुप है, ये जो देश अध्यक्षता करता है उसको रिपोर्ट देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ब्रिक्स की प्रमुख संस्थाएं। तीन संस्थाओं की हम बात करेंगे। 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं। पहला है
न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में कार्यशील हुआ, काम करना शुरू किया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का काम क्या है? ब्रिक्स व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के भीतर बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं, दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से नोट करें, बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को निधि देने के लिए स्थापित इसकी अपनी शासन और प्रबंधन संरचनाएं। मुख्य रूप से इसको वर्ल्ड बैंक के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश है। मैंने अभी पहले डिस्कस किया था कि जो विश्व बैंक है उसके ज्यादातर डिसीजंस अमेरिका या फिर यूरोपीय देश लेते हैं, लेकिन विश्व बैंक द्वारा ज्यादातर लोन दिए जाते हैं विकासशील और अल्प आय वाले देशों को। तो ब्रिक्स ने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो विश्व बैंक की जो संरचना है उसके अलावा विकासशील देशों को कम ऋण दर पे लोन देने का प्रयास करेगा ताकि उनके विकास में भागीदारी बढ़ाई जा सके। तो ये उसको पैरेलल खड़ा किया गया किसके? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के। दूसरा है ब्रिक्स ट्रेड काउंसिल, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के प्रतिनिधियों से मिलकर ब्रिक्स देशों के बीच में व्यापार सहयोग और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देता है। मैंने पहले ही बताया कि ब्रिक्स क्या है? इमर्जिंग इकोनॉमीज है, विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं। तो उन अर्थव्यवस्थाओं के बीच में व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं? और आप सब जानते हैं कि व्यापार प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा देता है। तो इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स व्यापार परिषद की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा आपस में की गई है। इसके अलावा है ब्रिक्स कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट या ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। अब क्या होता है कि जो विकासशील देश हैं इनमें कभी कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यानी भुगतान संतुलन का संकट आ जाता है। मान लो किसी विकासशील देश ने किसी बड़े देश से लोन लिया या फिर वो वापस समय पर चुका नहीं पाया, या इसके अलावा मान लीजिए किसी देश में एक्सचेंज रेट जो विनिमय दर होती है, जैसे भारत का रुपया और यूएसए के डॉलर, इनके एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए, असंतुलन आ जाए, तो उस दिशा में किसी देश को वित्तीय सहायता देकर उसके भुगतान संतुलन को टालने का प्रयास करते हैं। उस व्यवस्था को बोलते हैं कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। तो जो ब्रिक्स के देश हैं उन्होंने अपने सदस्य देश और अन्य जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनमें भुगतान संतुलन या तरलता की जो समस्या है उसके समाधान करने के लिए ये व्यवस्था की है। तो क्या है? वैश्विक तरलता दबावों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक वित्तीय तंत्र जिसका समन्वय वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा किया जाता है। यानी इसमें भारत की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और भारत के विदेश मंत्री इस सिस्टम में भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स का विश्व राजनीति में क्या महत्व है? ब्रिक्स का विश्व राजनीति में क्या महत्व है? देखिए, पहली बात, ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो दुनिया की 40% जनसंख्या या आबादी और वैश्विक सरल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना है? 1/4 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था है, उस जो जीडीपी है, जिस जो अर्थव्यवस्था का मापन करती है, उसका 1/4 कौन रिप्रेजेंट करता है? ब्रिक्स। ब्रिक्स आईएमएफ और विश्व बैंक में सुधार और वैश्विक शासन में विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करता है। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आईएमएफ और विश्व बैंक क्या करता है और विकासशील देश इसमें सुधार की मांग क्यों करते हैं। फिर ब्रिक्स एक बहुध्रुवीय दुनिया का समर्थन करता है। ब्रिक्स ये नहीं चाहता कि पूरे विश्व में दो ही ध्रुव, जैसे जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय विश्व में दो ध्रुव थे, एक था सोवियत रूस, एक था संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों के आसपास पूरी वैश्विक राजनीति घूमती रहती थी। लेकिन 21वीं सदी में ब्रिक्स उस व्यवस्था को तोड़ने का या उसको चुनौती देने का प्रयास कर रहा है और ब्रिक्स ये चाहता है कि सभी से पूछकर विचार विमर्श करके वैश्विक राजनीति के निर्णय लिए जाए, और इसी विचारधारा को कहते हैं बहुपक्षवाद या बहुध्रुवीय दुनिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से ब्रिक्स आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, विकासशील और अल्प आय वाले देशों को लोन देता है, फिर पारंपरिक वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के विकल्प प्रदान करता है। अभी तक क्या होता था, अगर आपको लोन चाहिए तो विश्व बैंक के पास जाओ और भुगतान संतुलन संकट आ गया है तो आईएमएफ के पास जाओ। लेकिन अब ब्रिक्स देशों ने
जो विकासशील और अल्प आय देश हैं उनके लिए एक नई व्यवस्था, न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटीजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट, ये दोनों व्यवस्था कर दी है, ताकि अब उनके पास एक विकल्प है कि अगर वर्ल्ड बैंक और IMF की शर्तें से वो सहमत नहीं है तो इन देशों के पास और इन व्यवस्थाओं के पास आ सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक सुरक्षा में भी ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे इसके सदस्य, अब इसका सदस्य है ईरान, और ये जो इजराइल गाजा संकट चल रहा है इसमें ईरान एक महत्वपूर्ण भागीदार है, क्योंकि जैसे ये कहा जाता है कि जो लेबनान में हिजबुल्लाह है या गाजा में हमास है, इन दोनों को राजनीतिक और सैन्य रूप से समर्थन देने का कार्य ईरान कर रहा है। तो इजराइल और ईरान दोनों के बीच में अभी संघर्ष चल रहा है और संघर्ष के बढ़ने की भी संभावना है। तो भारत और ब्रिक्स के जो अन्य सदस्य देश हैं वो चाहते हैं कि ईरान को इस बात के लिए सहमत किया जाए कि वो शांति की तरफ आगे बढ़े और आपसी विवाद को आगे नहीं बढ़ाए। दूसरा, यूक्रेन रूस संघर्ष चल रहा है और रूस खुद ब्रिक्स के समिट का आयोजन कर रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है इस पूरे विवाद में। और ब्रिक्स का महत्व इसी से है कि विश्व में चल रहे जो अशांति या असंघर्ष है उनको कम करने में, रोकने में, दोनों पार्टियों को साथ लाने में एक महत्वपूर्ण अगर भूमिका अगर कोई मंच निभा सकता है तो वो ब्रिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ब्रिक्स में भारत की भूमिका और महत्व क्या है, क्योंकि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। जब से ब्रिक्स शुरू हुआ तब से भारत इसका सदस्य है। तो भारत की GDP वैश्विक स्तर पे 5वीं सबसे बड़ी है और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है इमर्जिंग इकोनॉमीज को, और भारत भी दो चीजें, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कौन है? भारत है। दूसरी चीज, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के लिए सक्रिय रूप से भारत पैरवी कर रहा है। भारत चाहता है कि ना केवल इसे बल्कि जो अन्य महत्वपूर्ण देश हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, उनको भी संयुक्त राष्ट्र में और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट दी जाए और वीटो पावर भी दी जाए। जैसे एक G4 समूह बना हुआ है, G4 में से जापान, इंडिया, जर्मनी और ब्राजील 4 सदस्य हैं। 4 में से 2 ब्रिक्स के सदस्य हैं, ब्राजील और भारत, जो दोनों चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और ज्यादा समावेशी और ज्यादा प्रतिनिधित्व बनाने के लिए इसमें दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसमें अफ्रीका का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसमें एशिया से और ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इसके लिए भारत का महत्व है कि भारत इन सुधारों के लिए अग्रणी रूप से प्रयास कर रहा है। इसके अलावा भारत ने 2012, 16 और 21 में 3 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत ब्रिक्स के माध्यम से दक्षिण दक्षिण सहयोग की पहल को बढ़ावा दे रहा है और भारत खुद को वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ का लीडर मानता है। ग्लोबल साउथ कौन? पूर्व में जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज माना जाता था, जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशियन कंट्रीज, उनको क्या माना जाता है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। उसको एक नया नाम दिया है, एक रेस्पेक्टेबल और एक डिग्निफाइड नाम दिया है। क्या नाम है? ग्लोबल साउथ। भारत ने 2023 में जब ये G20 का अध्यक्ष था, उस समय G20 सम्मेलन से पहले एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन करवाया और G20 समिट के बाद जब इसका कार्यकाल लगभग समाप्त होने वाला था, तब सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन वर्चुअल रूप से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाया था। तो भारत खुद को वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ का लीडर मानता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मानता है इन देशों को एक साथ लाने के लिए और उनके आर्थिक और वैज्ञानिक विकास के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्रिक्स में भारत की भूमिका क्या है और महत्व क्या है। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये इसका एक संस्थापक सदस्य है, ब्रिक्स का शुरुआत से सदस्य रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा ब्रिक्स क्या है, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हो रहा है, इसकी थीम क्या है, ब्रिक्स का विश्व राजनीति में क्या महत्व है, भारत का ब्रिक्स में क्या महत्व है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो भी जानकारी मैंने दी है वो आपके प्रतियोगी परीक्षा में आगे काम आएगी। अगर आप किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में भी या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कोई भी पेपर है उसमें भी इस जानकारी का उल्लेख करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको अच्छे अंक दिलाने में मददगार साबित होगी। अपना स्नेह और विश्वास इसी तरीके से बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।